बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। और 8 और 10 साल से जी रहे हैं कैंसर? 20 साल से भी। क्या बात अगर कर आप बड़े हॉस्पिटल्स नहीं, ये मुमकिन नहीं। लोगों को डायबिटीज है, वो जी रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर के साथ लोग जी रहे हैं। आजकल कैंसर भी धीरे धीरे अब एक क्रॉनिक डिसीज होती जा रही है। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, तो क्या आप भी अपने लिए ऐसी करते रहते हैं कि अपनी जांच करेंगे या इस तरह से, या फिर जो आप करते हैं वो हमें बताइए। आपको इतने सारे पेशेंट्स बैठे हुए दिखेंगे जो कभी कैंसर के पेशेंट, अब शायद आपको उनको देख के लगेगा कि ये पेशेंट थे कभी। आप बहलाने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, व्हाई शुड आई। ब्लड कैंसर का इलाज आया है या नहीं आया है? सिंपल एक पिल के साथ, एक टैबलेट के साथ ठीक हो सकता है। जो ओरल सेक्स होता है जी, उसकी वजह से भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार सर दोबारा टेस्ट कर लीजिए। जी। आमतौर पर आपने डरने डराने वाली बातें सुनी होंगी, लेकिन आज इस इंटरव्यू से डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बहुत हमें हिम्मत दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं इमरान खान। जरा घबराइएगा मत, बिल्कुल भी डरिएगा मत, और इस पूरे शो को अगले 1 घंटे तक या उससे ज्यादा वक्त तक देखते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, डरिएगा बिल्कुल मत, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जिनके बारे में तो नहीं, लेकिन जिनकी खासियत या जिनकी विशेषज्ञता सुनकर आप डर जाएं। इसलिए मैं पहले कह दे रहा हूं, डरने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बात होने वाली है। इसको आपने अगर सुन लिया, समझ लिया, तो आपका सारा खौफ, आपका सारा डर जाता रहेगा। आज मेरे साथ बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे हम सबको मिलना चाहिए, जिनको हम सबको सुनना चाहिए, और बिना घबराए बिना डरे। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, डर, खौफ, घबराहट, क्योंकि एक लफ्ज़ है, मैं उसको बाद में बोलूँगा, ये तो आप फिर डर जाएंगे। आपका परिचय मैं पहले करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के, इस देश के जाने माने विशेषज्ञ, अभी मैं सिर्फ विशेषज्ञ कह रहा हूं, विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी एम्स दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मेदांता गुड़गांव में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही इस वक्त वेंकटेश्वर कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में आप डायरेक्टर के पद पर हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, और चूंकि मैंने परिचय के दौरान ही एक लफ्ज़ कह दिया जिससे आप भी घबरा सकते हैं, मुझे भी डर लगता है सर, वो है कैंसर। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि अगले 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे हमारे ये धुंध जो है एक घबराहट की, वो ख़त्म हो जाएगी, और हम सब इसको लेकर बहुत जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। सर, स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू इमरान। एंड जो आपने बोला डर, जो इस शब्द को लेके डर है, जिसको शायद हम अपनी ज़ुबान पे भी नहीं लाना चाहते। जी जी। और पेशेंट्स भी आते हैं तो वो सबसे पहले हमसे कहते हैं कि हमारे फादर को या मदर को आप ये मत बताना कि उनको ये बीमारी है। जी जी। तो ये एक डरावना शब्द है, प्रैक्टिकली यस, बट हमें आज जो ज़रूरत है वो है कि इसके जो इस डर वाले पार्ट को हटा। जी जी जी, बस मेरा मकसद वही था। और लाइव हिंदुस्तान के ज़रिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग बड़े ध्यान से इसको देखते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि आपके साथ बैठें। मेरी बड़ी इच्छा थी, बहुत दिनों से तमन्ना थी कि आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं, चर्चा करूं। सर, आप खुद इतने फिट हैं माशाअल्लाह, और इस एज में भी आप बहुत एक्टिव हैं, तो मैं तो बहुत टेक्निकल उसमें जाऊंगा नहीं, ना मैं आपसे कोई बड़ा व्याख्यान लूंगा कैंसर को लेके। मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, साफ बात। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक डॉक्टर के तौर पर आप कैंसर से कैसे अवेयर रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं अपनी बात करता हूं, या मेरे जैसे लाखों लोग जो इस वक्त देख रहे हैं। सर देखिए, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं या अपना बिजनेस करते हैं, हम मिडिल क्लास हों या हाई क्लास हों, जो भी हो। एक आज के दौर में ये इस दौर की सच्चाई है सर कि हम लोग एक सी ज़िंदगी जीते हैं। अगर मुझे बैठ के काम करना है तो रोज़ बैठ के काम करना है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ये मेरा काम है, वही मेरी रोज़ी रिज़्क़ का ज़रिया। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, और लाखों लोग हैं ऐसे अपनी रोज़ की दिनचर्या में रहते हैं। बावजूद इसके हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने आप को भी सही रखें, थोड़ा सा अलर्ट रहें अपनी बॉडी के लिए भी,
लेकिन करना हमें वही है जो हमें रोज करना है। तो आप एक डॉक्टर के तौर पर और एक इंसान के तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी की तरह कैसे कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए छोटे छोटे जतन करते हैं? जैसे आपने कहा कि हम सब लोग कुछ काम करते हैं, सच है। सब लोग बिजी भी हैं, ये भी सच है। और हर किसी को बैक ऑफ द माइंड में बीमारी का डर है, कोई भी बीमारी हो सकती है, ये भी सच है। तो अल्टीमेटली हमें जो उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि हमारी लाइफ में काम भी चलना चाहिए और हमारी हेल्थ भी साथ में जी ठीक रहनी चाहिए। बिल्कुल। शायद इसी को हम आजकल वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं जी। ना। आजकल इट्स अ वेरी कॉमन टर्म दीज डेज। जी सो हमें कहीं ना कहीं अब ये टाइम है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस को लेके चलना है। जी अब जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टाइम की कमी है, फैमिली सपोर्ट्स कम है, जी दोस्ती और फ्री टाइम जो हमारे पास जी पहले होता था वो वो नहीं कम है। तो हमारा अब जो सॉल्यूशन है वो यही है कि उस काम के बीच बीच में हमें अपने हेल्थ के लिए बीच बीच में थोड़े 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 टाइम निकालना जी पड़ेगा और दोनों चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि जब मैं जिम जाऊंगा जब मेरे पास 4 घंटे होंगे, जी जी जी। या मैं उस दिन जिम जाऊंगा जब मैं 2 महीने की छुट्टियों पर होऊंगा। वो कभी नहीं आता, वो दिन आएगा। कभी नहीं आता। और शायद हम उसी इंतज़ार में अपनी लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट महीने या साल निकाल देते हैं। जी सो द वे इज टू कंबाइन दीज टू, टू get these two things together side by side. Yes. सवाल अभी भी मेरा वही है जी। हमारी जिंदगी कैंसर से या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैंसर से कैसे जुड़ी हुई है या कैसे उसको दावत देती है हमें पता नहीं चलता। और एक डॉक्टर के तौर पर और एक इंसान के तौर पर आप चूंकि इस बात को जानते हैं कि ये कैसे होता है, जी। कैसे अपने आप को बचाते रहते हैं? या तो जब हम कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में हमारी क्या चीजें आती हैं? जैसे हमारा खाना पीना, ठीक है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जी हम कितने एक्टिव रहते हैं जी दिन में, जी हमारी एडिक्शंस या हमारे सब्सटेंस एब्यूज, शराब, हाँ तंबाकू, हमारी आदतें, हमारी आदतें, जी खराब आदतें रादर, हमारे स्लीप हाइजीन, हमारे स्लीप के क्या पैटर्न्स हैं, हम कितना अच्छे से सोते हैं, कितना सोते हैं, जी हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, अच्छा। हमारी सेक्सुअल हैबिट्स, जी हमारे सेक्सुअल हिस्ट्री, अच्छा। हमारे पार्टनर की हिस्ट्री, है ना, हमारी बाकी पर्सनल हिस्ट्रीज, जी जी हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा पॉल्यूशन से एक्सपोजर, जी हम किस जगह पे रहते हैं, वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का बैकग्राउंड रेडिएशन, जी और हमारे जेनेटिक्स। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारे कैंसर के रिस्क को बढ़ाती या घटाती। ठीक है, लेकिन अब मैं इसी सवाल को बस माफी चाहता हूं आपसे ये कहते हुए कि ये सब कुछ है हमारी जिंदगी में। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत भागदौड़ है, वो स्ट्रेस भी है, वो सारी चीजें हैं जो आपने अभी कही। आप बताइए हम कैसे बचें? या तो यही है, इसी के नाउ अब जो आज की जिंदगी है, अब पहले हमारे स्ट्रगल्स अलग अलग है ना। जी आज से 500 साल पहले हमारा स्ट्रगल था कि हमें खाना मिल जाए। जी फिर शायद हमारा स्ट्रगल ऐसा हुआ हमें अच्छे कपड़े मिल जाएं। जी फिर हमारे स्ट्रगल हुए कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। अब हमारे वो स्ट्रगल सब खत्म हो चुके हैं। ऑन एन एवरेज एक आम शहर में रहने वाले आदमी के हिसाब से उसके पास खाना है, नॉलेज है, एक नौकरी है, सब कुछ है। अब हमारा जो अगला स्ट्रगल होने वाला है वो यही है कि हमारी अच्छी हेल्थ। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे आसपास हमारी हेल्थ को खराब करने वाले फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। जी
सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, एडिक्शंस, शराब, तम्बाकू, पॉल्यूशन, जी। स्ट्रेस हम्म। और बहुत सारी चीज़ों के और प्रेशर्स। सो अब जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो आगे वाली जनरेशन के लिए है वो यही है। जी। और ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज मैं डॉक्टर हूँ या मैं एक वेल प्लेस्ड पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो ये चैलेंज मेरे लिए नहीं है। जी। ये चैलेंज मेरे लिए भी उतना ही है। लेकिन अब हमारे को इसके यही करना है कि इस चैलेंज को हम कितनी जल्दी समझ सकें और इस चैलेंज में हमें जहां जहां मौका मिले उसमें हम इन नेगेटिविटीज के बीच में अपनी पॉजिटिविटी को जी इंक्लूड करते अब चलें। होता ही है सर, मैं आपसे अभी अपने क्वेश्चन पे कायम हूं कि कैसे हम इससे बचें, लेकिन होता ये कि आप जानकार हैं, आपने इसकी पढ़ाई की है, लेकिन हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन भागते हैं किधर, सोशल मीडिया के अधकचरे ज्ञान की तरफ जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जी। उससे हम लोग और घबरा जाते हैं। जी। उसमें बताने वाले बहुत हैं, कैंसर से कैसे बचें, ये करें, ये ना करें, ये खाएं, वो खाएं, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए एक और डबल चैलेंज है। इसलिए मैंने आज अपने शो में आपको दावत दी है कि आप बताएं कि असलियत क्या है और हमें आसानी से कैसे बचना है। जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल शायद ओवर इंफॉर्मेशन का ज़माना है। जी हाँ सर। जब हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप फॉर एग्जांपल हम लाइफस्टाइल वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, खाने को आप ले लें, खाने में इतनी कंफ्यूजन है कि लोग आधे टाइम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, एसिडिक फूड खाना है, नॉन एसिडिक खाना है, वेस्टर्न डाइट, ईस्टर्न डाइट, फैट डाइट्स, कौन सा तेल, कौन से मसाले, कौन सा ब्रांड, कौन सा पानी, एल्कलाइन पानी, एसिडिक पानी। सो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस जी। एंड दीज चॉइसेस कंफ्यूज अस फर्दर। तो अगर मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं, खासकर खाने की बात में बताऊं, जी। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में नो डाउट दैट वेजिटेरियन फूड इज मोर हेल्दी। जी। ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ जा रहे हैं तो उसमें अगर आप उसमें हेल्दियर चॉइसेस पूछेंगे तो फिश, पोल्ट्री, एग, जी। दीज आर द हेल्दियर चॉइसेस। जी। नॉन हेल्दी चॉइसेस में अगर हम जाएं, नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ों की बात जी। करें, तो जो हमारा रेड मीट है या हमारे प्रोसेस्ड मीट है, यानी मीट को और प्रोसेस करके जी, जी। बनाया गया, या फिर जो हमारे ओवर कुक्ड मीट है, चार्ड मीट जो हम कहते हैं, जो तंदूर में बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी कैंसर को रिस्क को बढ़ाती हैं। अच्छा। बिकॉज जब एक मीट को हम ओवर कुक करते हैं या कुक करते हैं तो जो उस फ्लैश में हीमोग्लोबिन और क्रिएटिनिन के जो कंपाउंड्स हैं वो आग के साथ मिलके ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को बनाते हैं जी। जो कि अल्टीमेटली हमारे डीएनए में और या हमारी बॉडी की सेल्स में कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। फिर हम खाने की ही बात कर रहे हैं तो और बात करें जैसे अच्छी चीज़ों की, तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, होल सीरियल्स जो मींस मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं ना, वो हैं, और प्रोबायोटिक्स हैं, दही है, दूध है, ये सारी अच्छी चॉइसेस हैं। जी। अगर हम खराब चॉइसेस की बात करें, शुगर, जी। एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स मतलब जो घी, वनस्पति घी या जी, उस जी। तरह के फैट्स जो कि आमतौर पे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें। अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो वो सॉलिड दिखेगा जी, आपको, जी। जैसे बटर हो गया या वनस्पति घी हो गया, ये खराब चॉइसेस में आते हैं। जी। ठीक है। सो इस तरह ही आपको धीरे 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 अपनी लाइफस्टाइल को या अपने जीने के ढंग को ऐसे करना है कि आप पूरी जिंदगी उसको फॉलो करते रहें। आप सिर्फ अगर इतना सोचें कि आपको दिन में 30 से 40 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है, जी। तो वो इनफ है। अब वो ब्रिस्क एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि आप किसी 5 स्टार जिम में ही जाके करो। आप अपने पार्क में तेज तेज चलिए, आप थोड़ा पार्क में दौड़िए, कॉलोनी में के पार्क में थोड़ी सी रनिंग करिए,
मार्केट तक जाना है तो आप गाड़ी लेके ना जाके आप पैदल जाइए। अगर ऑफिस में 3 फ्लोर ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट से ना जाके सीढ़ियों से जाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हमेशा कर सकते हैं, उसके लिए कोई हमें टाइम की जरूरत नहीं है जी। पर हमारी गलती क्या है कि हम उस टाइम को ढूंढते हैं। यही तो नहीं हो पा रहा है आज के दौर में। हाँ, बैठे हैं तो फिर बैठे हैं, बैठे हैं। 8 घंटे 9 घंटे काम करना है, उसके बाद में फिर उठे, चले गए, खाना खाए, फिर लेट गए और पकड़ लिया फोन। यस। और उसके बाद जो लेट के देख रहे हैं, ये आम दिनचर्या है लोगों Yes. की। उसके बाद में देखते देखते सो गए, और कब सोए? रात को 2 भी बज सकते हैं, जी। 1:30 भी बज सकते हैं, और कभी कभी तो अगर कोई अच्छी सी मूवी देखने लग गए तो 4 भी बज जाएंगे और फिर सो गए। और अगर दूसरे दिन छुट्टी है, ये बिल्कुल ये एक, मैं बहुत सामान्य बात बता रहा हूँ जो आमतौर पर एक शहरी के साथ होता है। जी। सुबह 4 बजे तक जागते हुए फिर सुबह 11 बजे नींद खुलेगी। जी। तो मतलब ये करने की भी इजाजत नहीं है। इजाजत है, मतलब अगर आप महीने में 2 दिन कर रहे हो तो शायद इट्स ओके जी। बट अगर आप हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो तो दैट इज नॉट ओके। तो मतलब ये सब इस तरह की जिंदगी से भी कैंसर आ जाता है हमारे करीब। हाँ, आपके रिस्क को बढ़ा सकता है। जी। जैसे जो ओबेसिटी है, जो हमारा ओवरवेट होने का वो है, जी। कम से कम हमारे आप कह सकते हैं कि 40% कैंसर्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के वेट से असर जिन पे होता है। जी। तो जो लोग ओवरवेट हैं या जो मोटापे का शिकार हैं, उनको फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, ये सारे कैंसर होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो और पूरी दुनिया में देखा गया है कि करीब 15% लोग जी ओबीज हैं, मतलब अपने नॉर्मल वेट से उनका वेट ज्यादा है। तो वो सारे लोग इन सब कैंसर्स के लिए एक हाई रिस्क पे हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे मैंने बताया कि अगर आप दिन में 30 से 40 मिनट, आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा ना कि आप मौका ढूंढिए, जी। मैं हमेशा मौके ढूंढता हूं चलने के, सीढ़ियां चढ़ने के, और अपने आप को जहां मुझे मौका मिलेगा मैं सोचता हूँ मैं मेरे को अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी जी। अगर पास में जाना है तो मैं पैदल जाऊंगा। अब मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद फिजिकल एंगल से ऐसा सोचता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं शायद पैसे बचाने के एंगल से ऐसा सोचता था कि मेरे रिक्शे के पैसे बच जाएंगे। जी। तो मैं तो कई बार हंसी मजाक में ये कहता हूँ कि अगर आप कंजूस हो, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा सा कंजूस बनाओ। आप कंजूस बनने के लिए क्या करोगे? बाहर खाना कम खाओगे, बिल्कुल, टैक्सी रिक्शे का यूज कम करोगे जी, और बहुत सारी लाइफस्टाइल वाली चीजों से बच जाओगे। आप पैसे बचाने के लिए शराब तंबाकू का शायद सेवन कम करोगे। तो अगर आप थोड़ी सी कंजूसी वाली हैबिट भी अपने अंदर ले आओगे तो शायद आप हेल्दी। पर लोग कहते हैं एक बार तो जिंदगी मिली है और अच्छे से जी लो, मौज से जी लो, किस बात का लोड लेना। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे कि अचानक ये क्या हो गया। यस, तो वही है, जब जिंदगी एक बार मिली है ना, तो उस जिंदगी के एक बार मिलने में हम जो वो शुरू के 30-40 साल हैं उनको तो देखते हैं जी कि उनको अच्छे से जी लो, लेकिन जब वो 40-50 साल के बाद वाला जो पीरियड है जी, मेरा स्ट्रेस ये इस बात पे है कि आप शुरू के 40-50 साल में अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखो कि आपके बाद वाले जो सेकंड फेज के 40-30 साल हैं वो अच्छे निकले, और तब आप इस बात को कहो कि एक बार जिंदगी मिली है और हमने वो इतने अच्छे से निकाली है। जी जी। क्योंकि हम पहले फेज में जब जवान होते हैं और जब हम मिडिल एज में होते हैं तब हम इस बात को बड़े शौक से कहते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी नहीं जियोगे। इसी वीडियो को देखते देखते बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बस अब नहीं देखते, अब पता नहीं डॉक्टर साहब कौन कौन सी खतरनाक बातें बताएंगे, कहाँ कहाँ के कैंसर के बारे में बताएंगे, हमको नहीं सुनना, बड़ा घबराहट, कोई नहीं सुनना चाहता सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग सुने और आप जिस तरह से बताएं कि लोगों के जहन में वो बात आ जाए, खौफ ना आए। क्योंकि मैं बार बार इसी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं सर। ये जो बात है कि जिंदगी एक बार मिली है, आपने कहा कि शुरुआती फेस में अच्छे से उसको अपने आप को मेंटेन रख लो, उसके बाद के अच्छे कट जाते हैं। आपके पास ज्यादा पेशेंट, इतने लंबा आपका अनुभव है,
किस एज ग्रुप के आते हैं कैंसर को लेके, क्योंकि आप हर तरह के कैंसर देखते हैं, जी तो मेरा आपसे सवाल है। या तो जैसे कैंसर एज सच एक ओल्ड एज ग्रुप की प्रॉब्लम है जी। ना। जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती चली जाती है, हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जी। जाता है। और अगर हमारी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो रिस्क है जो शायद हमें पहले 65 साल में होता था या 60 साल पे होता था, अब हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी जल्दी हो रहा है। जी। तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर हम देख रहे हैं 28 बहुत बार। साल जी जी 30 साल की फीमेल्स को भी हम ब्रेस्ट कैंसर के साथ देख रहे हैं। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक ऐसा कैंसर है जो सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो जैसे कि अर्ली मेनार्के मीन्स जो फीमेल्स में पीरियड शुरू होने का टाइम जी। होता है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जितने हम एक फीमेल जितना हार्मोनल इन्फ्लुएंस में रहेगी उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। जी। फिर हमारी लाइफस्टाइल में आजकल ये आ रहा है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, वो अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर का एक रिस्क बढ़ाता है। अच्छा। फिर लेट मैरिज है तो बच्चे भी लेट पैदा हो रहे हैं, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और बढ़ रहा है। फिर बच्चे जब होते हैं, कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे पैदा जिनके होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और बढ़ता है। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा बच्चे के लिए हम इसको लें, नॉट दैट, बट साइंटिफिकली ये देखा गया है। फिर जो फीमेल्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे करते करते पिछले 30 सालों में 20 सालों में हमारे हिंदुस्तान में जैसे जैसे फीमेल्स इस लाइफस्टाइल को चूज कर रही हैं, जी जी तो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पे हुआ करता था अब वो फर्स्ट नंबर पे चला गया। क्योंकि पिछले 20 साल में हमारी भी लाइफस्टाइल वेस्टर्न उसमें गई, सब फीमेल्स इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रही हैं, जी। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको एकदम एक लाइव एग्जाम्पल की तरह है, जो हम पढ़ते हैं वही चीज हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं आजकल। तो ये शो करता है कि कैसे एग्जैक्टली हमारा लाइफस्टाइल हमारे ओवरऑल कैंसर के रिस्क को बढ़ाता घटाता है। अब मैं दूसरी तरफ एक और बताता हूँ, एक होता है कि सर्वाइकल कैंसर, जी, है ना, जो बच्चेदानी का ये मुंह का कैंसर हम बोलते हैं। ये आज से कुछ सालों पहले तक हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइजीन बेटर होती चली गई, फीमेल्स एम्पावर हुई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेटर हो गई, उनके मेल पार्टनर्स की हाइजीन बेटर हो गई और बच्चे कम पैदा होने लगे, फीमेल्स लेट उनके बच्चे पैदा होने लगे। तो जहां पे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम होता चला गया। तो जो सर्वाइकल कैंसर पहले नंबर 1 पे था वो नंबर 2 पे आ गया, और जो ब्रेस्ट कैंसर पहले नंबर 2 पे था वो नंबर 1 पे आ गया। तो जैसे जैसे एक कंट्री जी इकोनॉमी वाइज डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ चलती है, तो उसके कैंसर के रिस्क भी ऐसे ही चेंज होते चले जाते हैं, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल्स उसके हिसाब से चेंज होती चली जाती है। अब आप देख रहे हो कि हम अब एफ्लुएंट कंट्री हैं, सबके पास ज्यादा पैसा है। अब ज्यादा पैसे से क्या हो रहा है? स्मोकिंग बढ़ रही है जी, पार्टिंग बढ़ रही है, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे जो कैंसर के रिस्क हैं वो भी वैसे ही होते चले जा रहे हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होते थे जी। पहले हमारे पास खाना उतना नहीं था तो हम लिमिट में खाना खाते थे। पहले माइल न्यूट्रिशन वाज अ प्रॉब्लम, नाउ ओवर न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम। जैसे अमेरिका में या बाकी देशों में है कि खाना सबको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, अब उस खाने को हमें रोकना पड़ रहा है कि कम खाओ। पहले हमें अपने बच्चों को या अपने घर के लोगों को ये पता नहीं, कोई बेचारों को खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें उनसे खाने की प्लेट छीननी पड़ रही है कि ओवर ईटिंग हो रही है, ओबेसिटी हो रही है। सो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे हमारी पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल वेरिएशन हुई और कैसे फिर उसकी वजह से कैंसर के रिस्क अप एंड डाउन हो गए। एक जो बात चली है, तो आपने शुरुआत में जिक्र किया था इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, सेक्सुअल, उसका भी
कैंसर मतलब जिंदगी में कैंसर आने को लेकर असर पड़ता है, और उससे कौन कौन से कैंसर हो जाते हैं, जी ये बताया एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट। या तो सब जब हम सेक्सुअल हाइजीन की बात करते हैं तो हमारी दो चीजें आती हैं। जी। एक हमारी पर्सनल खुद की सेक्सुअल हाइजीन, जी। मींस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, उनकी क्लीनिंग, उनकी हाइजीन, ठीक ये है। आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पार्टनर की हम्म। हाइजीन, हम्म। और थर्ड आती है कि हमारे पार्टनर्स कितने हैं, हम्म। या हमारा हाउ सेफ sexual activity we are having with them. So the people who are having multiple sexual relations, unsafe sex, unprotected sex, they get many infections from their partners, जी। and then they spread these infections to other partners. जी। तो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे HPV इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो जब ऐसे जाता है तो वो फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर करता है, और मेल्स को भी प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर करता है। जी। ठीक है, तो वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे फैलता है। इसी तरह सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के साथ हमारा हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ता है। जब हेपेटाइटिस का रिस्क बढ़ता है तो हेपेटाइटिस कुछ दिनों के बाद हमें लिवर का कैंसर करता है। तो वो भी इसीलिए हमारा सेक्सुअल हाइजीन से रिलेटेड हो गया। और ये सारे जो कैंसर्स हैं, ये हम एक सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के साथ, लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ, गुड सेक्सुअल हाइजीन के साथ, नोइंग योर पार्टनर एंड नोइंग अबाउट हिज सेक्सुअल हाइजीन, तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब कैंसर्स को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि बात चली तो बहुत सारे हमारे युवा जो दोस्त हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे इसको, तो चूंकि बात चली इस सेगमेंट में कर ही लेते हैं। जी। जो ओरल सेक्स होता है जी। उसकी वजह से भी क्या क्या मुंह का कैंसर बढ़ा है, ऐसा ये बहुत चर्चा में रहती है। और यूट्यूब पे फिर लोग बड़ा सर्च करते हैं और फिर नीम हकीम खतरा जान बहुत सारी बातें बताते हैं। जी। तो एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ, आप क्या कहेंगे, ये ऐसा है कि नहीं है? यस, दिस इज ट्रू। ओके, सो जब हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एंड अगर उसमें ओरल सेक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट, सो हमारे, जैसे मैंने कहा, वो वायरस का ट्रांसमिशन होता है। जी। सो जो हमारी ओरल कैविटी या जो हमारा ओरोफैरिंग्स है, हमारे गले का जो अपर पार्ट है, इसमें जो कैंसर्स होते हैं वो भी HPV से ही होते हैं। यानी सेम वायरस जो कि हमारे जेनाइटल और प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर को कर रहा है, वही वायरस अगर हमारे इस एरिया तक पहुंचे तो वो यहाँ पे हमारे इस एरिया के कैंसर्स को बढ़ा सकता है। जी। सो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग इस तरह के सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, या जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन होती है, उन लोगों को ओरल कैविटी या फिर ओरोफैरिंग्स का या अपर पार्ट ऑफ थ्रोट का कैंसर काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। जी। साथ में उनके प्राइवेट पार्ट्स का सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ये सारे कैंसर भी उनको ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब बात आती है, आपने जैसा कि बताया कि एक एज लिमिट के बाद ज़्यादातर केसेस आए हैं कैंसर के, आते हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं और आपका एक्सपीरियंस ये कहता है। वैसे आमतौर पर ये भी हम देखते हैं कि बहुत जल्दी किसी को हो गया, किसी भी एज में हो गया। जी। तो और फिर उससे भी बड़ा सवाल ये है सर कि पकड़ में नहीं आता, अचानक मालूम चलता है इंसान आज अच्छा है, कल भी अच्छा था, पता लगा परसों उसको कैंसर डायग्नोस हो गया। जी। ये एक बड़ी समस्या है इस बीमारी के साथ, किसी भी तरह का कैंसर। उसके लिए अब हम क्या करें? जी, उसके लिए देखो, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि कम एज में जो हो रहा है, सो कम एज के दो रीजंस हो सकते हैं। कि एक तो ये हो सकता है कि उस इंसान में जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड रहा हो। उसका ये मतलब है कि उसके जो पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमारा क्रोमोसोम्स या हमारी जो जीन्स चली आ रही हैं, कई बार उनके अंदर कुछ ऐसी त्रुटि होती है जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, कि वो आगे कैंसर को जन्म दे सकता है। उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप उसके लिए ये कर सकते हो कि
अगर कोई भी ऐसा हमें सिम्टम हो रहा है जो अजीब है, जी। जो अलग है, जो एक नॉर्मल फिजिशियन की देखरेख में होने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपने किसी कैंसर एक्सपर्ट से या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और सेकंड रीजन अर्ली कैंसर्स का जो कम एज पे हो रहे हैं वो यही हो सकता है कि कोई ऐसा हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। जी। अगर एक कोई मेल है जिसने 12 साल से सिगरेट पीना शुरू कर दिया और अगर वो रेगुलर बहुत हाई अमाउंट में स्मोकिंग कर रहा है, साथ में वो अल्कोहल कंजम्पशन भी कर रहा है, साथ में वो एक पॉल्यूटेड सिटी में भी रह रहा है, जी। साथ में अगर उसकी सेक्सुअल बिहेवियर भी नॉट सो हेल्दी है, तो ऑफ कोर्स बड़ा नेचुरल है कि शायद उसको 60 साल तक कैंसर फ्री रहने का मौका ना मिले। हो सकता है उसको 40 साल में ही ये बीमारी आ जाए, क्योंकि इतने सारे रिस्क फैक्टर्स वो लेके चल। जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जागरूक रहना ही है कि आप अपनी बॉडी को लेके जागरूक रहिए। हमारी आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको देखना चाहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो दोस्त क्या कर रहा है, बट हम अपनी बॉडी को भूल जा रहे हैं बीच में। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, और जब हो जाता है तो फिर वक्त नहीं रहता है और इंसान सुन के ही घबरा जाता है, आधा तो उसका मनोबल वहीं टूट जाता है। ये नाम ही ऐसा है जिसको लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। तो आप तो ऐसे मरीजों के बीच में लंबा वक्त गुजारते हैं अपने दिन का, तो इस चीज को हम कैसे समझें और क्या है इसका निदान? हाँ, जो आप कह रहे हैं उसको हम कहते हैं डिनायल, है ना, डिनायल फेज, कि हम कोई भी चीज को एक्सेप्ट, कोई भी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल को लेके है, चाहे हमें कोई बीमारी होती है तो शुरू में हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है शायद हमारी रिपोर्ट गलत आ गई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक बार सर दोबारा टेस्ट कर लीजिए। तो ये एक डिनाइल में रहते हैं, वो एक थोड़ा सा नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, दैट इज ओके। तो बट ये है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई हाई रिस्क फैक्टर है, हमारे फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री है, कोई ऐसा सिम्टम आपको आ रहा है जो कि अनयूजुअल है, तो मुझे लगता है आपको ये डिनाइल छोड़ के थोड़ा सा फॉर हेल्थ चेकअप और इन सब चीज़ों के लिए जाना चाहिए। तो आप क्या अपना चेकअप करते रहते हैं क्या वक्त वक्त पर? मैं आप डॉक्टर हैं इसलिए, क्योंकि लोग हमेशा ही कहेंगे कि भाई वो बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं। जी जी, है ना। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझे हुए हैं। हर इंसान देखिए उलझा हुआ है, सबके अपने अपनी उलझने हैं, और फिर जो वक्त निकलता है उसका शांति का या उसका कुछ एंजॉयमेंट का, फिर उसको भी वो खोना नहीं चाहता, उसको खूब दिल भर के एंजॉय करना चाहता है। ये आज के दौर की सच्चाई है, चाहे यूथ हो और चाहे एक एज ग्रुप के लोग हों, सभी ये चाहते हैं जी। तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, तो क्या आप भी अपने लिए ऐसी करते रहते हैं कि अपनी जांच करेंगे या इस तरह से, या फिर जो आप करते हैं वो हमें बताइए जो हम सब करें? जी, तो उसमें जब हम कहते हैं ना कि जांच करेंगे, तो उसका सीधा ये भी मतलब नहीं है कि आप हर महीने अपने सीटी स्कैन्स करा रहे हो, हर महीने। मेरा सवाल वही था। हमारा मतलब है अपने आप को लेके जागरूक रहिए जी। है ना, अपनी लाइफस्टाइल को लेके जागरूक रहिए। जी। जो मैंने चीजें बताई उससे उस तरह की चीजें कि आप सबसे पहले चेक करिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी खराब लाइफस्टाइल तो नहीं है जो टू मच हो रही है, जो बहुत ज्यादा हो रही है। जी। आप सबसे पहले उसको कट डाउन करिए, है ना। अगर आपके खाने में कोई प्रॉब्लम है जो जैसे मैंने बताई, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करिए। अगर आपको लग रहा है आप सच में बहुत देर बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत देर देर तक बिल्कुल बिना मूव किए काम कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा बैलेंस आउट करिए। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा है, आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, आप घर में रहिए, बाहर घूमने जाइए, वो करिए। और ये सब करने के बाद अपनी बॉडी को जानिए कि व्हाट इज नॉर्मल इन दैट। जैसे फीमेल्स के लिए जस्ट एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार, जस्ट ब्रेस्ट को टच करके ये देख लेना कि इसमें कोई गांठ तो नहीं है। अच्छा, उसके लिए कोई बड़ा टेस्ट नहीं चाहिए। एक मेल के लिए अगर कोई जस्ट मुंह को एक बार महीने में 15 दिन में देख लेना कि कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा,
अपने टेस्टीज या अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को देख लेना कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई जी। एबनॉर्मल तिल या मस्सा तो नहीं है, गले में कोई यहाँ पे कोई गांठ तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल सी स्वेलिंग तो नहीं है। तो अपनी बॉडी के प्रति जागरूक रहना भी एक चेकअप या एग्जामिनेशन ही है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर भी हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर 6 महीने अपनी पूरी बॉडी का स्कैन कराता हूं। बट यस, आई नो माई बॉडी, आई नो व्हाट इज माई लाइफ स्टाइल, आई नो कि व्हाट इज गुड इन व्हाट इज बैड। तो ये बस इतना तो हम शायद कर ही सकते हैं। और अच्छा, फिर इसमें भी इंसान को एक लगता है थोड़ा सा उसको कुछ महसूस हुआ तो वो एकदम से अकेले में जाएगा और YouTube में सर्च करता है और उसको फिर मिल जाती है 200 सलाह। यस। और 200 किस्म के कुछ विशेषज्ञ भी हैं उसमें और कुछ नहीं भी हैं। तो फिर वो पसीना पसीना हो जाता है कि ये क्या बता रहे हैं, कोई कुछ। तो अब ये भी एक बड़ा मसला है। यस, आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है जी। तो शायद ये एक सोशल मीडिया का या उसका साइड इफेक्ट है। तो हमें तो इसका एक सीधा तो तरीका यही है कि आप किसी एक्सपर्ट को मिलें, जी, इन पर्सन मिलें। रादर मैं ये कहूँगा आप इन पर्सन मिलें, हॉस्पिटल में जाएं, क्लिनिक में जाएं और उनसे आप 101 बात करें। बिकॉज सोशल मीडिया गिव्स यू so many advices that you end up doing nothing or gaining nothing. जी। So that is the only way out for that. आपने एक बात कही थी कि प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा कारक है कैंसर का। और हमारी विडंबना ये है कि हम जिन शहरों में रहते हैं, आज भी हिंदुस्तान के बहुत से शहर बुरी तरह पॉल्यूटेड हैं। कुछ लोगों को इसका एहसास होता है और कुछ लोगों को तो होता भी नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसी में गुजार लेते हैं और हमारा शरीर ऐसा लगता है कि उसी के अनुसार ढल गया है, ऐसा हम फील करते हैं। और हमारी मजबूरी भी, हम क्या करें? क्या घर से निकलना छोड़ दें, काम पे जाना छोड़ दें, क्या करें? या बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें? उससे हम कैसे बचें? क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और आपने बताया, शुरू में ही बताया था कि ये तो है, अब है, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। तो फिर क्या इतना करें कि कम से कम इतनी खतरनाक बीमारी से तो हम बच जाएं? पॉल्यूशन क्या कर रहा है कि ये भी अब स्मोकिंग जैसा ही है। आप दिन में अगर पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो तो जैसे हम कहते हैं कि 10-15 सिगरेट पीने के बराबर है जी। लेकिन उससे बचना उतना आसान नहीं है। आप स्मोकिंग से तो अपने पर्सनल लेवल पे बच सकते हो, लेकिन इससे कैसे बचोगे? वो तो एक प्रॉब्लम। और हर इंसान के पास, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, ना वो संसाधन है बचने के जी, और ना ही उतना पैसा है। सीधी सी बात है, एक आम मध्यम वर्गीय मुझे काम पे जाना है तो फिर जाना है। और क्या मैं और उस तरह का मास्क हर कोई तो नहीं ले सकता, या उस तरह की अपने आप को बचाव तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो वो सब तो करना है। देखिए, ऐसा बता दीजिए जो हम लोग कम खर्चे पे अपना कर पाए और जो बहुत इफेक्टिव भी हो। तो उसमें यही कर सकते हो कि एक सिंपल मास्क, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत फैंसी या बहुत कॉस्टली चीजें लें। आप सिंपल मास्क यूज कर सकते हैं जी। आप जितना हो सके बाहर का एक्सपोजर कम कर सकते हैं। आप जितना अगर पॉसिबल है तो घरों में आप एयर प्यूरिफायर्स या फिल्टर्स या ऑफिस में ये यूज़ कर सकते हैं। और आप स्टीम ले सकते हैं। आप ये आपने अच्छी बात बताई, आप भाप ले सकते हैं रात में सोने से पहले। कीप्स यू एरिएटेड, आपके लंग्स को थोड़ा सा ओपन अप करता है। ये तो कोई भी कर सकता है भाई, एयर प्यूरिफायर हर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भाप ले सकता है। अच्छा सर, अभी तो हमारे हिंदुस्तान में आज भी, चाहे शहरों की बात हो चाहे गांव की बात हो, कैंसर शब्द सुनकर ये मान लिया जाता है कि भाई इनका आ गया आखिरी समय जी, या ये अब कुछ दिनों के मेहमान। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ जी, और मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हम सबकी मानसिकता है जी। क्योंकि मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है, मेरी मम्मी को भी था। तो इसलिए मैं इस बात पे खुल के भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान जिस चीज को फेस कर चुका है वो उसके सारे पहलुओं को जानता है जी। सर, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर आपके जो अनुभव है उसके मुताबिक लोगों के ठीक होने का परसेंट कितना है? क्या कैंसर से अब उस तरह से डरने या घबराने की जरूरत है जो आज भी हम
घबरा जाते हैं, पसीना छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, जी एकदम आदमी की जिंदगी में ब्रेक लग जाता है। जी अ, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात ज़्यादा कर रहा हूं आज, जी। तो जैसे मैं अपने पिछले 25 साल के करियर में देखूं, तो मैंने खुद अपने सामने ये देखा है कि कैसे हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हम्म। साल दर साल बेटर होते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले कुछ ऐसे कैंसर्स थे जिनके जब हम पेशेंट्स देखते थे तो हम खुद ही बहुत होपफुल या बहुत पॉजिटिव नहीं होते थे। जी। बट पिछले 20 सालों में इतनी अच्छी दवाई, इतनी अच्छी रेडिएशन की टेक्निक्स, इतनी अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं कि उनमें से बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो अब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट डर रहा होता है, बट मैं बड़ा मतलब कॉन्फिडेंट रहता हूँ और मुझे लगता है इट्स जस्ट अनदर काइंड ऑफ डिसीज। जैसे लोगों को डायबिटीज है, वो जी रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर के साथ लोग जी रहे हैं। जी। तो आजकल कैंसर भी धीरे धीरे अब एक क्रॉनिक डिसीज होती जा रही है। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं जो हमें पिछले 10 साल से 8 साल से हर 3-6 महीने में बहुत आते बड़ी बात आप कर रहे हैं, और 8 और 10 साल से जी रहे हैं कैंसर के 20 साल से भी। क्या बात अगर कर आप दी आप? बड़े हॉस्पिटल्स, नहीं, ये मुमकिन नहीं। अगर आप पुराने हॉस्पिटल्स मैं में नहीं जाओ, एम्स वगैरह में, जहां पुराने में, तो आपको ऐसे पेशेंट्स दिखेंगे जिनका कैंसर का इलाज जब हुआ था जब वो छोटे बच्चे थे, और अब वो अपने बच्चों के साथ आते हैं दिखाने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो आपका डिपार्टमेंट उधर होता था, पहले तो ये बिल्डिंग। आप बहलाने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, व्हाई शुड आई एम अ साइंटिफिक पर्सन। सो ऐसा होता है। बट हमारी एज एन इंडिविजुअल या एज अ ह्यूमंस, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम निगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं। तो हमारे वो पेशेंट्स जो ठीक नहीं हुए या जिनको कोई साइड इफेक्ट हुआ, उनको उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी सब याद रखते हैं। लेकिन हमारे इसी बीच में इतने सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जी, जो कि अब नॉर्मल लोगों की तरह रह रहे हैं, तो हम समहाउ उन्हें भूल जाते हैं। आप कभी हमारे फॉलो अप ओपीडीज में आइए, आपको इतने सारे पेशेंट्स बैठे हुए दिखेंगे जो कभी कैंसर के पेशेंट, अब शायद आपको उनको देख के लगेगा कि ये पेशेंट थे कभी 5 साल पहले, 8 साल पहले। नाउ दे ब्रिंग देयर ओन रिलेटिव्स कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, मैं अपने रिश्तेदार को लेके आया हूँ आपके पास, आप अब इनको भी ठीक करिए। तो द सिनेरियो हैज चेंज्ड। पिछले 2 डेकेड्स में कैंसर के ट्रीटमेंट में इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि नाउ अब बहुत गिनती के कैंसर्स रह गए हैं जिनको कि हम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंज मानते हैं। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर में एक ग्रेड 4 ग्लायोमास कहते हैं, उसको ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं जी। एक ब्रेन ट्यूमर का एक टाइप है वो अभी भी हमारे। वैसे ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है? वैसे ब्रेन ट्यूमर ठीक ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स मोस्टली ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्लायोब्लास्टोमा है तो उसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल है जी। इसी तरह पैंक्रियाज का कैंसर है या गॉल ब्लैडर का कैंसर है, ये कुछ कैंसर्स अभी भी हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज बने हुए। बट उसके अलावा अगर आप अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लीजिए, उसको इलाज करिए, प्रोस्टेट कैंसर, थ्रोट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लो ग्रेड ब्रेन ट्यूमर्स, ये सारे कैंसर ऐसे हैं जो अमूमन ठीक हो जाते हैं। और बहुत बहुत बड़ी बात, बिल्कुल आमतौर पर आपने डरने डराने वाली बातें सुनी होंगी, लेकिन आज इस इंटरव्यू से डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बहुत हमें हिम्मत दी है। और लाखों लोग, करोड़ों लोग, मुझे लगता है लाइव हिंदुस्तान पर जब ये बात देख रहे होंगे तो बहुत सुकून मिला होगा सर आपको। और शायद उनके अगर वो कभी ध्यान देंगे तो उनके मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग कैंसर से ठीक हो गए हैं वो ठीक होने के बाद उस बात को प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो बताते नहीं हैं, बिकॉज हमारी उसके साथ भी एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। जी। तो शायद अगर हमारी वो चीज खत्म हो ना, एक कैंसर पेशेंट जब ठीक हो जाए और वो सोसाइटी में जाए तो उसे बताना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ नेगेटिव होता है तो हम सबको बताते हैं कि हम उस हॉस्पिटल में गए, फिर हम ठीक नहीं हुए, फिर हमें दवाई से साइड इफेक्ट हो गया, फिर हमारा इतना खर्चा हो गया, फिर हमारे पेशेंट को दिक्कत हो गई, ये हम सब बताते हैं।
लेकिन हमारे शायद सोसाइटी में जाके ये कोई नहीं बताता कि हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और सरकारी खर्चे पे हमारा देखो पूरा इलाज भी हो गया और अब हम पूरी तरह ठीक हैं, ये कोई भी नहीं बताता। तो जो हमारे एक बायस आता है उससे जी हमें ऐसा लगता है कि कैंसर से नुकसान झेलने वाले शायद ज्यादा लोग हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट से फायदा उठाने वाले कम लोग। हमें हम तो अभी जबकि तक यही ऐसा मान के नहीं। चलते थे कि हुआ कि बचने की चांस ही नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं भी है। कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस दीज डेज। बहुत बड़ी बात, आपने बहुत राहत दे दी, मुझे बहुत सुकून मिला। जी लेकिन एक चीज से हम भी दो चार हुए हैं, आप मुझे वो भी बता दीजिए कि ब्लड कैंसर का इलाज आया है या नहीं आया है? जी इसका आंसर इतना सीधा नहीं है क्योंकि ब्लड कैंसर इज नॉट अ सिंगल कैंसर ना। ब्लड कैंसर या हम बोले लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जी। बहुत सारी ग्रेडिंग होती है बहुत सारी स्टेजिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसको कौन सा ब्लड कैंसर है, किस स्टेज पे है, किस ग्रेडिंग का कैंसर है, किस तरह का उसका इलाज हुआ, उस इलाज को उसने कितने अच्छी तरह से फॉलो किया और उसके बाद फिर उसके सपोर्ट सिस्टम कैसे रहे। है ना, एक पेशेंट है अगर उसका इलाज बहुत अच्छे से हुआ बट शायद फैमिली सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं थी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल की इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं कर पाया, तो हो सकता है उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे ना रहें। तो मैं ये नहीं कहता कि कैंसर का इलाज बड़ा इजी है, बड़ा इजी गोइंग, ऐसा नहीं है, चैलेंजिंग है, बट उसके लिए बहुत सारे आयाम होते हैं, उसके बड़े सारे डायमेंशंस होते हैं। तो पर ब्लड कैंसर वाले ठीक हो जाते हैं? यस बिल्कुल होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से सिंपल एक पिल के साथ, एक टैबलेट के साथ ठीक हो सकता है। ये टैबलेट आई थी तो इसको मैजिक बुलेट का नाम दिया गया था, मैजिक पिल का नाम दिया गया था, क्योंकि उसने पूरे उस ब्लड कैंसर के आउटलुक को चेंज कर दिया दुनिया में। अब अगर किसी को CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो डॉक्टर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। AML में थोड़ी दिक्कत होती है। AML दिक्कत हो सकती है, यस, AML इज स्टिल डिफिकल्ट टू ट्रीट एक एज ग्रुप के बाद होती है। यस। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि एक पेशेंट ने सिर्फ ये सुना कि मुझे कैंसर हो गया और ही बिकम्स होपलेस। सर हो जाता है, हाँ, क्या करें, बट वो नहीं होना ना। नहीं, इसलिए मैंने आज ये आपसे बातचीत रखी, वही नहीं होना कि बस यही नहीं होना है। यस, यही नहीं होना। आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको ये नहीं सोचना कि बस कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ये सब नहीं सोचना। बहुत महंगा भी नहीं है, डिपेंड करता है, बहुत सिंपल इलाज भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज भी है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी बाकी चीजों के ऊपर। बट आप उसको मान के मत चलिए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उससे समझिए, कॉस्ट समझिए, ड्यूरेशन समझिए, किस तरह का इलाज होगा ये समझिए, क्या साइड इफेक्ट होंगे ये समझिए, तब ओपिनियन बनाइए। लोग क्या करते हैं, बस कैंसर सुना और ये देखा कि मेरे पड़ोसी को भी कैंसर हुआ था और उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो मेरे साथ भी नहीं होगा। हो सकता है उसे कुछ और कैंसर हुआ हो सकता है उसकी कुछ और परिस्थिति रही हो सकता है उसके कोई और सर्कमस्टांसेस रहे हो, बिकॉज आप और पड़ोसी की बॉडी अलग है, कैंसर अलग है, ग्रेडिंग अलग है, सिचुएशंस अलग है, डॉक्टर अलग है, अस्पताल अलग है, तो रिजल्ट्स सेम कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये सब चीजें समझने की, पेशेंस की बहुत जरूरत है। ध्यान, पेशेंस की, ना, पेशेंस, धैर्य, धीरज, ये तो रखना पड़ता है, और बहुत सारे लोग इससे पार होकर अच्छे हुए हैं। लेकिन आपने एक बातों बातों में बहुत बड़ी बात कही, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। इंसान तो अपना विल पावर बना कर रखता है, लेकिन उसका साथ देने वाले भी, थोड़ा सा जो घर का सपोर्ट होता है, उसकी सेवा करने वाले, या उसका जो उसके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको भी थोड़ा सा हिम्मत फिर रखनी पड़ती है। तो उनकी क्या भूमिका होती है? क्योंकि आपने कहा ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इस बीमारी से जीतने के लिए, किसी भी तरह के कैंसर से जीतने के लिए। तो इसे हम कहते हैं ना केयर गिवर्स। तो एक पेशेंट है और उसके चारों तरफ केयर गिवर्स हैं। तो हम अगर एक पेशेंट है तो उसका डॉक्टर भी उसका केयर गिवर है, उसके इमीडिएट फैमिली भी उसके केयर गिवर है, और जो उसके दोस्त रिश्तेदार हैं वो भी केयर गिवर है। वो भले ही उसके लिए पैसे नहीं खर्च कर रहे, बट उसको मोरल सपोर्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो तो देते हैं। तो हम ये इन सबकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सर, जीने की जो चाह होती है हर इंसान में होती है,
और सबका एक सर्कल होता है, सब कुछ, और हर इंसान को किसी किसी की बात का बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। Yes. तो मैंने देखा है, चूंकि हम सब इस चीज को फेस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे और ज्यादा अच्छे से बात कर पा रहा हूं कि क्या होता है कि कई बार ना लोग, जैसे आप जिस पैथी से इलाज कर रहे हैं, पैरेलल भी लोग दूसरी पैथी भी चलाते हैं कि भाई ये जीने की चाह है। देखिए इसमें हर इंसान की कोशिश रहती है मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं, जी। या हर परिवार की चाह रहती है कि हमारा अपना कैसे भी ठीक हो जाए। तो इस समय जो लोग देख भी रहे होंगे वो भी ऐसा कई उसमें से कर रहे होंगे कि एक पैथी चल रही है, आपकी पैथी चल रही है, मतलब एलोपैथी चल रही है, तो लोग जी। दूसरी पैरेलल पैथी से कोशिश करते हैं कि साथ में वो भी चले। जी। तो ये कितना ठीक है? इसके लिए आप एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट क्या सलाह देंगे? ये बड़ी कॉमन सी चीज है, बड़ी चैलेंजिंग भी है एट टाइम। ये होता है क्योंकि सर। यस, बट मैं ये कहूँगा कि एलोपैथी इसलिए अच्छी है, मैं ये नहीं कहता दिस इज द ओनली थिंग, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड, वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, जी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटेड पैथी है ना। तो अगर जितनी पूरी दुनिया में गाइडलाइंस हैं कैंसर को लेके, वो सब एलोपैथी ट्रीटमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। जी ठीक है, हमारी आयुर्वेद भी बहुत स्ट्रांग है, होम्योपैथी भी बहुत स्ट्रांग है जी। बट वो जहां लैक करते हैं, वो प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके कोई गाइडलाइंस नहीं है। उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती। आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको सब पेपर्स मिलेंगे, बट शायद आप एक क्वालिफाइड हकीम के पास भी जाएंगे तो आपको पेपर्स। बिल्कुल, इससे उलट वो सभी चिकित्सक सम्माननीय वो भी यही दावा करते हैं कि हमारे पास भी इसका पूरा हिस्ट्री है और ये हमारे पेशेंट हैं और ये हमारी रिसर्च है। तो इंसान जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए तो करता है। जी, तो वो एक चॉइस है। वो शायद हम क्योंकि चॉइसेस कभी भी आप इम्पोज नहीं कर सकते जी। तो वो चॉइस उनके लिए है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि पेशेंट एक तो साथ में बहुत सारी चीज़ें ना करे जी। तो वो एक चीज़ है। और अगर वो कोई भी पैथी से ट्रीटमेंट करा रहा है, जस्ट मेक श्योर दैट ही गोज टू अ क्वालिफाइड पर्सन। check the credentials, check the hospital's credentials, check your papers। जो आप ले रहे हैं आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो आई थिंक हमें करना चाहिए। बाकी ये एक चॉइस है, बिकॉज all the pathies they are all authorized, they are from good hospitals and good institutions, but still मेरा मतलब है उनको मिक्सिंग ना करें और ये श्योर करें कि चाहे आप किसी भी पैथी में जा रहे हैं जी, तो आप एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं। ये दो चीजें। कई बार लोगों मैंने देखा है कि एलोपैथिक का चल रहा है लेकिन वो अपना पैरेलल बिना एलोपैथिक अपने एक्सपर्ट को बताए हुए दूसरा भी चलाते रहते हैं। उससे कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमारे क्रॉस चीजें हो सकती हैं, कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। कई बार हमें पता नहीं होगा और हम सोचेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और पेशेंट जब बहुत हम उनसे बुलवाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये कुछ और मेडिसिन भी ले रहा था जिसकी वजह से इनके ये ब्लड के जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो नॉर्मल नहीं आ रहे थे। हम पिछले 4 दिन से उसमें सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में ही होते हैं, बाकी जगह नहीं होते। ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट्स किसी भी मेडिसिन के हो सकते हैं। तो आप जब भी अपने प्रैक्टिशनर के पास जाएं तो उसको कुछ और मेडिसिन जो बैकग्राउंड में चल रही हैं वो आप बता दें। आई थिंक नींद भी हो गई, अच्छे से खाने का ध्यान रखना है, हर एज ग्रुप में समय और कम खाइए और अच्छा सोइए। अच्छा सोइए मतलब जितना भी आप सो रहे हैं पर अच्छा सोइए। और एक स्ट्रेस, हाँ ये आप बताइए, क्योंकि देखिए न चाहते हुए भी, है ना, आप बहुत सारे लोग अभी कहेंगे भैया हमारी जिंदगी में आप कैसे कह देंगे कि कोई वो नहीं, मुझे अपने बिजनेस का टेंशन है, मुझे अपनी नौकरी में भागना है, सुबह उसका टेंशन है, मुझे मेरे सीनियर ने कुछ वो दिया है, टारगेट दिया, मुझे उसको पूरा करना है, मैं उसको कैसे अवॉइड करूं? यस, तो जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस कम रखें, तो हम ये नहीं कहते कि आप अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए, है ना। अननेसेसरी के स्ट्रेस बहुत है आजकल की जिंदगी में ना। पीयर प्रेशर,
है ना, वो एक अननेसेसरी का स्ट्रेस है कि आपको हमेशा अप टू डेट दिखना है, आपको हमेशा ऐसा दिखना है कि आप इतने हैपनिंग हो, उसके लिए आप जबरदस्ती पार्टीज में जा रहे हो, आपको कूल दिखने के लिए बच्चों की छुट्टी में जाना ही जाना है एक डेस्टिनेशन पे, चाहे आप 6 घंटे जाम में फंसो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हम सोचते हैं कि डी स्ट्रेस होने के लिए हमें घूमने जाना पड़ेगा, तब हमारा स्ट्रेस कम होगा, और हम एंड क्या करते हैं, आप पैसे खर्च किए, आप जैम में फंसे, आप भीड़ वाली जगह पर गए, फिर वहां आप परेशान हुए, और फिर 4 दिन बाद आप घर वापस आ गए। देखिए सर, उससे भी कहीं ज़्यादा पता है, मैं जितना महसूस करता हूँ आप भी करते होंगे और हमारे दर्शक भी करते होंगे, हर आदमी ना एक मतलब किलसा सा रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है अपनी आम जिंदगी में। कुछ ना कुछ उसको ना मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ बड़ा खुश नहीं रहता। तो अब ये तो है ही जिंदगी की, अब इसको तो आप हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो उसमें वो क्या थोड़ा तोलामाशा कर ले कि थोड़ा सा उसको मतलब कैंसर ना हो जाए, बस इतना बता दीजिए। हाँ, नहीं, जो ये वाली चीज थी वो मतलब जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे वो इसलिए कैंसर से रिलेटेड है कि स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 दिन स्ट्रेस हुआ और तीसरे दिन का, बट स्ट्रेस क्या कर रहा है, वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। अच्छा। और जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको सारे रिस्क बढ़ जाएंगे हर बीमारी के, जिसमें कैंसर भी एक है। यस, बहुत बड़ी बात। वो बहुत अच्छे अंदाज में हमारे दर्शकों ने सुनी भी होगी, मुझे भी समझ में आई सर, और ये बहुत अच्छी चर्चा रही, और मुझे लगता है इस चर्चा को हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। वक्त वक्त पर आपको मैं ज़रूर अपने स्टूडियो बुलाऊंगा और अपने दर्शकों के साथ हम लोग इसी तरह रूबरू होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हल्के फुल्के तरीके से जानना है, कोई टेंशन नहीं। तो कैंसर ठीक हो सकता है, कैंसर का हुआ नहीं है, और कैंसर से बहुत बचा जा सकता है, और हो गया तो भी टेंशन नहीं है, ठीक हो जाते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर ठीक हो रहे हैं, जितना मुझे आपकी बातचीत का लबो लबाब समझ में आया। जी जी, कुछ और कह दीजिए, लोग बहुत 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 उम्मीदों भरी नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं। नहीं नहीं, उम्मीद, ये आपका कैमरा, उम्मीद इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी। जो होप हम कहते हैं ना, द होल वर्ल्ड वर्क्स ऑन होप। तो अगर पहले तो हम यही कोशिश करेंगे किसी को कैंसर ना हो, सब लोग हेल्दी रहें, लेकिन अगर होता है उसको टाइम से डायग्नोज करिए, टाइम से ट्रीट करिए, अच्छी पॉजिटिव चीजें लोगों को बताइए, और पॉजिटिव चीजें लोगों से सुनिए, एंड दिस विल बी अ हेल्दियर वर्ल्ड देन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलदीप शर्मा, आपने वक्त दिया, और इतना अच्छा वक्त दिया, मेरा भी खौफ जाता रहा, और बहुत सारे सुनने वालों का खौफ जाता रहा होगा। और आपसे ये सब लोग जो सुन रहे हैं, गुजारिश रहेगी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कैंसर को लेके, क्योंकि मेरा अपना रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डॉक्टर साहब से कनेक्ट भी हो पाया बात करने के लिए। तो आप लोग भी बताइएगा और क्या क्या हुआ था आपके साथ या आपके अपनों के साथ, और आप लोग कैसे इससे बाहर निकले, या कोई अगर वाकई इस बीमारी में मुब्तला है इस वक्त, तो उसको ये बातचीत हमारी सुन के कैसा लगा वो भी बताइए, और हम आपके कमेंट डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, और उसके हवाले से अगर कोई मशवरा भी आएगा आपकी तरफ से, सलाह भी आएगी, तो वो भी अपने दर्शकों तक लाइव हिंदुस्तान के माध्यम से पहुंचाएंगे, और आपको फिर हम अपने शो में दावत देंगे, आपके साथ बैठेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो रहिए आप लाइव हिंदुस्तान के साथ। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी बताते रहिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक आप जुड़े हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को जो अभी तक आपने सुना, अगर आखिर तक देखा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे तो ये अपने आप यूट्यूब के ज़रिए आगे बढ़ता जाएगा। आपका एक लाइक इसको खुद ही आगे बढ़ाता है, तो ये दुनिया भर में फैलेगा। तो हज़ारों लाखों जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, या जिनके अपने इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, तो उन तक ये बातचीत पहुंचेगी, तो उनको बहुत सुकून मिलेगा, और इस बीमारी से जूझने की ताकत मिलेगी, और इस बीमारी से बचने की भी ताकत मिलेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, और इस वीडियो को खूब व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और लाइव हिंदुस्तान यूं ही देखते रहिए।